नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे संग मौजूद हैं जालौन, भोगनीपुर, गरोठा लोकसभा क्षेत्र से हाल ही के चुनाव में सांसद निर्वाचित भये। जनता ने अपना प्यार जताओ और 50,000 से ज़्यादा वोटों से जीत के लोकसभा के सदन तक पहुँचे। आज हमारे संगे नारायण दास अहिरवार जी हैं, उनसे चर्चा करत क्या वे भी कौन से मुद्दन पे लोकसभा के अंदर आवाज़ उठा रहे और किन मुद्दन को लेकर भी आगाही आवाज़ उठाएँ। पहला तो आपको स्वागत है सांसद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी, बुंदेलखंड में एक प्रमुख समस्या है बेरोजगारी। ये के प्रति आप लोग संसद में क्या आवाज़ उठा रहे हैं? देखो, जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो अब चूँकि पूरा बुंदेलखंड के बारे में हम लोगों को जानकारी भी है कि बुंदेलखंड की कौन कौन समस्या है। प्रमुख रूप से यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, कहीं सिंचाई की समस्या है, कहीं अच्छी शिक्षा की समस्या है, अच्छे स्वास्थ्य की समस्या है। तमाम समस्याओं से बुंदेलखंड जूझ रहा है। तो अभी चूँकि हम लोगों पहली बार चुन के गए हैं तो थोड़ा हमें बोलने का मौका मिला। तो सबसे पहले हमने स्वास्थ्य के संबंध में ही बात उठाई थी और फिर जो छुट्टा आवारा पशु घूम रहे हैं उनके संबंध में भी हमने अपनी बात रखी थी। अब चूँकि देश और प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम लोग पूरा प्रयासरत हैं कि यहाँ कम से कम जो बेरोजगारी नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनकी समस्या का निदान हो। अब यहाँ बड़ी बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है कि यहाँ के लोग, बुंदेलखंड के लोग ज़्यादातर बाहर मजदूरी के लिए अन्य प्रदेशों में जाते हैं तो बड़ी हीन भावना के शिकार होते हैं। हम लोगों का प्रयास रहेगा, मुद्दा रहेगा कि कम से कम बुंदेलखंड में फैक्ट्रियाँ लग जाएं या ऐसे कोई योजना चलाई जाए जिससे कम से कम यहाँ के नौजवानों को, लोगों को रोज़गार मिले, उन्हें बाहर न जाना पड़े। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे। हम भी चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा के लिए लोग बहुत बाहर जाते हैं, अच्छी शिक्षा गरीबी के कारण बाहर नहीं पढ़ पा रहे, तो कम से कम यहाँ ब्लॉक स्तर पे केंद्रीय विद्यालय खुल जाएं जिससे लोग यहीं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। या हम सिंचाई के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे बुंदेलखंड में कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ट्यूबवेल या अन्य किसी साधनों से, डैम वगैरह से सिंचाई की साधन उपलब्ध हो जाएं जिससे यहाँ बुंदेलखंड के लोग सिंचाई में उस पानी मिलने से खुशहाल हो जाएंगे। हम लोगों के तमाम मुद्दा हैं जिनको हम समय समय पर अपनी बात रखते रहेंगे और उठाते रहेंगे। एक और बात लगातार उठाते रहे, कल बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पाल साहब लगातार कह रहे थे कि संविधान को कहूँ कोनो मिटा नहीं सकत। जब समाजवादी पार्टी ने एक ज़बरदस्ती बोगस बात करी कि संविधान मिट जाए और ऊखों लेके भी पाल साहब कह रहे थे कि जा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने एक बेवजह को मुद्दा उठाओ जी को लेके हमाओ वोट भ्रमित भाव और ऊ की वजह से ये 43 सीटें आ गई। अब ये अपनी अपनी सोच है, अपने अपने दलों की सोच है। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी आई और पूर्ण बहुमत में पिछली बार में थी तो उन्होंने धीरे से संविधान में संशोधन कर करके, जहाँ आपने देखा होगा कि जो दलित शोषित पीड़ित लोग हैं या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आरक्षण की बदौलत कम से कम नौकरी में पहुंच जाते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी विभागों का निजीकरण कर दिया है, उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ये संविधान को ख़त्म करना नहीं है और क्या है बताओ। तो ये सब बातें उनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन पूरा बुद्धिजीवी देश, पूरा देश बुद्धिजीवी लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट थी और वो उत्तर प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये करके दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी इतनी सक्षम है कि जो उनके मंसूबा थे उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया और 37 सीटें हम लोगों ने जीत करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की जो सरकार बनाने की सपना देख रहे थे उस सपने को चकनाचूर कर दिया। एक तरफ बुंदेलखंड में लगातार एक चीज़ को लगातार उठाओ जाते रहते के पानी की समस्या है, जबकि ललितपुर भले ही लोकसभा नहीं है लेकिन एक लोकसभा क्षेत्र को हिस्सा है और 16 डैम है जिससे समूचे बुंदेलखंड में पानी दो जा सके। लेकिन उनके बाद भी सांसद जी तो ऐसी समस्याएं हैं कि तमाम जगह आज भी पानी नहीं पहुंच रहा। ई को लेकर आप लोग का आवाज़ उठा रहे हैं? देखो, बुंदेलखंड की समस्या को तो सभी लोग जान रहे हैं कि बुंदेलखंड का दोहन हो रहा है। जो भी सरकारें बनती हैं बुंदेलखंड का दोहन कर रही। भारतीय जनता पार्टी ने तो बिल्कुल दोहन किया है। यहाँ जो गिट्टी मोरम बालू का काम होता था बाहर के लोग कर रहे हैं, उतने के लोग वैसे ही परेशान हैं, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है। पानी के साधन, अरे इतने डैम बने हैं बुंदेलखंड से, यहाँ से ललितपुर से जहाँ बिजली उत्पादन हो रही वहाँ के लोगों की पूर्ण बहुमत से बिजली नहीं मिल पा रही है। सिंचाई के चाहे तो साधन इतने उपलब्ध हो जाएं कि कहीं
लोगों को पानी की असुविधा ना हो, पीने की असुविधा ना हो, सिंचाई की असुविधा ना हो, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। एक तरफ कर्मचारी जो रिटायरमेंट हो जात भी लगातार पेंशन की मांग कर रहे कि हमें पेंशन दी जाए, तो इंडिया गठबंधन में कौन तरफ है? इंडिया गठबंधन ने तो घोषणा की, उसके घोषणा ही पत्र में था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम जो है उनकी पेंशन को बहाल कर देंगे। अगर आगे सरकार बनती है तो निश्चित अगर आगे सरकार बनती है तो उनकी जो पेंशन बहाल कर दी जाएगी। आप जब जालौन लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित भय समाजवादी पार्टी के, तमाम चर्चाएं भी चली कि बहुजन समाज पार्टी से आप आए थे, आपने चुनाव लड़े, तो उस समय जो 2 बार से लगातार होते विनर हो चले आ रहे थे भानु प्रताप वर्मा, तो आपको क्या लग रहा हो, तो क्या उनके खिलाफ आप टक्कर दे पे हो? शुरुआत में कैसी एक सोच थी दिमाग में? भानु एक बार एमएलए और 5 बार सांसद बने, और अभी इस सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी बने। तो लोगों की भलाई जो भी सोच रही हो, लेकिन हमें भरोसा विश्वास था कि भानु को हम पराजित कर देंगे, और ये हमने करके भी दिखा दिया, क्योंकि उनकी कार्यशैली जो थी वो लोगों को पसंद नहीं थी। चुनाव जीतने के बाद केवल वे मोदी के नाम से ही चुनाव लड़ते रहे, जनता में कभी उन्होंने जनता के दुख दर्द में ना शामिल हुए, ना उनकी बात को कभी उन्होंने संसद में भी उठाया। इसलिए लोग उनसे अंदर से नाराज़ थे, और लोगों ने उसको परिणाम भी उनको मिला इस बात का। अब नारायण साकार हरी हाथरस में एक बहुत बड़ो कांड बहुत जी खिलाने आज शायद जो जानकारी मिल रही कि आप तालबेट आए थे, तो एक चेक सौंपे गो जो पीड़ित व्यक्ति है, तो का पूरा मामला हो तो, और कितने को चेक सौंपे गो पार्टी के द्वारा है तो क्या आपके? नहीं, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा था, क्योंकि इस घटना में, हाथरस की इस घटना में 1 से 37 लोगों को हुई। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी को, 1 से 37 लोगों को 1 लाख की चेक दी है, और संवेदना व्यक्त की है, जो राहत थी उन्हें छोटी सी राहत दी है। अगर यहाँ आगे बाय जो उपचुनाव हैं, लगातार समाजवादी पार्टी की अपनी तैयारी है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और उनके तमाम नेता सीनियर लीडर लग गए चुनावन में, तो आपको क्या लग रहा है इन 10 सीटन में का कितना के सो पड़ला की को भारी है? देखो, ये तो लोगों ने अभी लोकसभा के चुनाव में बता भी दिया है कि लोगों का रुझान क्या है। अगर उनकी कार्य करने की अच्छी वो होती तो फिर लोग समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करते। लोगों को लग रहा है कि इस प्रदेश में, इस देश में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई सरकार सक्षम चलाने में सरकार नहीं होगी। निश्चित रूप से अब की बार में जो उपचुनाव होंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, फिर हम लोग पुनः ये का नाम जो उपचुनाव है उनको जीतेंगे। बस अंतिम सवाल सर, बुंदेलखंड में एक बड़ा चेहरा आपके रूप में बहुजन समाज पार्टी के पास रहा करता था, लेकिन आज आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, ऐसा क्यों? उनकी नीतियों में परिवर्तन आ गया। बहन मायावती जी की नीतियों में परिवर्तन आया है, तो हमें नहीं लगा कि जो उनकी नीतियां हैं वो ठीक नहीं हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्य करने का तरीका है, उनकी जो नीतियां हैं, हमें लगा कि देश में अगर कुछ बदलाव हो सकता है तो समाजवादी पार्टी के द्वारा ही हो सकता है। तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और पूरी ताकत के साथ में समाजवादी पार्टी में लगे हुए हैं कि प्रदेश में और देश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। जे थे हमारे संगे जालौन गरोठा लोकसभा क्षेत्र से हाल ही के चुनाव में सांसद निर्वाचित भय, जनता ने ढेर सारो प्यार देकर 50,000 के ऊपर वोट से जिता के लोकसभा भेजे है। अब तमाम मुद्दा हैं जनता के, जिनको जो उठा रहे और लगातार सदन में कह रहे कि हमारी जनता को जे दुख हैं और जिन जिन कष्टन से जूझ रही, ये मुद्दा उठाओ। हालांकि अब सरकार को ट्रेंड है, सरकार कौन से मुद्दन को मानत है और कौन से मुद्दन को नहीं मानत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जनों को।